यूपी टीजीटी पीजीटी के फॉर्म आ चुके हैं, नोटिफिकेशन आ चुका है और आप लोगों ने उम्मीद करता हूं फॉर्म भर भी दिया होगा। और इस विषय में आगे क्या होना है, किस तरीके का सिलेबस होगा, किस तरीके की रणनीति के साथ हम आगे बढ़ेंगे जिससे हमें सफलता प्राप्त हो, उसी के संबंध में मैं एसपी राठौर आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल स्मार्ट शिक्षा पर। तो जानते हैं कि वो टॉपिक कौन से हैं, वो सिलेबस कौन सा है जो नागरिक शास्त्र विषय से संबंधित है और इसमें आपको किस तरीके की तैयारी करनी होगी। अंत में हम सिलेबस डिसाइड करने के बाद बात करेंगे किस तरीके की तैयारी और की रणनीति रहेगी जिससे सफलता प्राप्त करने में हमें बिल्कुल भी कोई भी किंतु परंतु न हो। हम पूरी तरह से उस पर समर्पित होकर के तैयारी करेंगे तो सफलता अवश्य प्राप्त होगी। तो देख लेते हैं सबसे पहले हम लोग सिलेबस, जो कि किस विषय का रहेगा, नागरिक शास्त्र विषय का सिलेबस पे हमने बात करनी है। तो देखिए, नागरिक शास्त्र यूपी टीजीटी 2022 की हम लोग बात कर रहे हैं और इसमें हम लोग बात कर रहे हैं किस विषय पर, सिलेबस को। आज हम सिलेबस डिसाइड करेंगे और साथ में देखेंगे कि परीक्षा की रणनीति। वीडियो के अंत में हम लोग परीक्षा रणनीति पर भी बात करेंगे कि क्या करने के बाद आप लोगों को सफलता अवश्य प्राप्त होगी। ये एक बात हमेशा जीवन में याद रखिए कि कोई भी कार्य करते समय हमेशा एक सही रणनीति के साथ आगे बढ़ना चाहिए। जब तक सही रणनीति प्राप्त नहीं होगी तब तक कोई भी आप किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। कोई भी कार्य हो उसे व्यवस्थित तरीके से सही रणनीति के साथ करेंगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। तो उस पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसके सिलेबस पर। यूपी टीजीटी के सिलेबस है जो कि विषय हमारा रहेगा नागरिक शास्त्र का। इस नागरिक शास्त्र विषय को लेकर के हमारी चर्चा रहेगी। कहीं कहीं आप इसे सिविक्स के रूप में भी देखते हैं और कहीं कहीं आप इसे पॉलिटिकल साइंस विषय के रूप में भी पढ़ते होंगे, समझते होंगे, देखते होंगे। तो मैं आप लोगों को बताता हूं कि क्या है सिलेबस इसका। नागरिक शास्त्र विषय के सिलेबस के विषय में देखा जाए तो इसका सिलेबस ये है कि जैसा कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ऑफिशियल सिलेबस के रूप में दिया गया है, मैं उसी से संबंधित बात कर रहा हूं। सिर्फ इसमें मेरा कोई भी योगदान अपना नहीं है। सिर्फ जो ऑफिशियल है उसको आपको बेहतर तरीके से समझाना है, क्योंकि बिना सिलेबस देखे अगर कोई तैयारी करता है तो आप समझिए कि उसकी तैयारी अधूरी ही रहेगी और उसे हमेशा परीक्षा में ये रहेगा कि ये कहां से आ गया, वो कहां से आ गया। तो आपको आवश्यकता क्या है कि सबसे पहले सिलेबस को समझें। तो सबसे पहले देखिए, ये पॉइंट है कि राजनीति शास्त्र, राजनीतिक सिद्धांत और राजनीतिक शास्त्र की बात हो रही है और इसमें आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा। इसको आपको जानना चाहिए, इसकी परिभाषा, इसकी प्रकृति और इसके विषय क्षेत्र के विषय में। किन चीज़ों के बारे में जानना है? राजनीतिक सिद्धांत और राजनीति शास्त्र में अगर हम देखें तो सबसे पहले आपको परिभाषाएं जाननी होंगी। विभिन्न सिद्धांतों से संबंधित विभिन्न बातों के संबंध में आपको परिभाषाएं जाननी होंगी, उसकी प्रकृति जाननी होगी, विषय क्षेत्र को जानना होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण होता है, यहाँ से सवाल हमेशा आते ही रहे हैं। इसके अलावा आपको जानना है राज्य की परिभाषा क्या होती है। ये भी एक टॉपिक है यहाँ पर, राज्य की परिभाषा से संबंधित है। राज्य किन तत्वों से मिलकर बना है उसके संबंध में भी प्रश्न आएंगे। राज्य की उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांत आप जानते ही होंगे। कोई दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत बताता है, कोई किसी प्रकार का सिद्धांत बताता है, तो उन सिद्धांतों के बारे में भी आपसे सवाल यहां पर पूछा जाएगा कि फलां सिद्धांत किसने दिया था। इसके अलावा एक और इसी विषय में आता है, राजनीतिक अवधारणाओं के बारे में है। किससे संबंधित है? राजनीतिक अवधारणाएं, यानी कि पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स के बारे में है कि वो कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको जानने चाहिए। इनसे हमेशा सवाल आएंगे। संप्रभुता, एक महत्वपूर्ण बिंदु, संप्रभुता यानी सॉवरेनिटी के बारे में बात हो रही है। ये आपका एक सिलेबस में टॉपिक है जो कि अवधारणाओं के अंतर्गत है। आपको कानून एवं दंड के सिद्धांतों के विषय में पढ़ना होगा, कानून एवं दंड के सिद्धांतों के विषय में पढ़ना होगा, स्वतंत्रता के विषय में पढ़ना होगा, समानता के सिद्धांत पढ़ने होंगे, नागरिकता के सिद्धांत पढ़ने होंगे, प्रजातंत्र के सिद्धांत पढ़ने होंगे। इनको इंग्लिश में कहा जाता है प्रजातंत्र, यानी कि आपके डेमोक्रेसी के सिद्धांत हैं, आपके नागरिकता सिटीजनशिप के सिद्धांत हैं, इक्वालिटी के सिद्धांत हैं, फ्रीडम के, लिबर्टी के सिद्धांत हैं। यहां पर आपको अधिनायक तंत्र के विषय में भी पढ़ना ही होगा, अधिनायक तंत्र के सिद्धांतों के विषय में भी जानना होगा। इसके अलावा देखते हैं इतनी बातों के बाद के और कौन से यहां पर टॉपिक हैं। इसी विषय में जो अवधारणाएं हैं, आपको राजनीतिकवाद की अवधारणा पढ़नी होगी, व्यक्तिवाद की अवधारणा पढ़नी होगी, उदारवाद के विषय में पढ़ना है, फांसीवाद है, वैज्ञानिक समाजवाद है, इसके विषय में भी जानना होगा। और इसी संबंध में एक और महत्वपूर्ण विषय पर आते हैं जो कि राजनीतिक दार्शनिकों का है। राजनीतिक दार्शनिकों में आपको दो प्रकार के राजनीतिक दार्शनिक पढ़ने होंगे। एक तो दो प्रकार के कौन से हैं? एक तो है आपके पाश्चात्य वाले, पाश्चात्य राजनीतिक दर्शन और दार्शनिक, और भारतीय राजनीतिक दार्शनिक के विषय में पढ़ना होगा। दो सिद्धांत यहां पर आपको पढ़ने होंगे। पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों में आप लोगों को सबसे पहले प्लेटो है, अरस्तु है, हॉब्स, लॉक, रूसो। इनको संयुक्त रूप से ही हमेशा पढ़ा जाता है और परीक्षाओं में भी इनको संयुक्त रूप से ही पूछे जाते हैं, क्योंकि तीनों एक दूसरे से किसी न किसी रूप में जुड़े हुए हैं, क्योंकि तीनों के सिद्धांत मिलते जुलते से ही हैं। एक दूसरे की या तो वे आप असहमति जताते हैं, उनसे समानता जताते हैं। बेंथम एक और महत्वपूर्ण यहां पर राजनीतिक विचारक हैं जो पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों में सम्मिलित हैं। जे.एस. मिल यानी कि जॉन स्टुअर्ट मिल के विषय में कार्ल मार्क्स कहते हैं कि इतिहास में अगर आप कुछ भी पढ़ते हैं, कुछ भी जानते हैं, तो मार्क्स के बिना वो अधूरा है, तो कार्ल मार्क्स के विषय में पढ़ना होगा। भारतीय
भारतीय राजनीतिक विचारकों में यहां 3 राजनीतिक विचारकों के संबंध में जानना होगा, मनु, कौटिल्य और गांधी। इनके विषय में आपको जब पढ़ना ही होगा, यहां से सदैव ही प्रश्न पूछे गए हैं और पूछे ही जाएंगे। शासन, भारत शासन एवं राजनीतिक, इसके विषय में भी एक टॉपिक दिया गया है कि शासन एवं राजनीतिक के विषय में देखें तो इसको भारतीय संदर्भ में भी आपको पढ़ना होगा। इसको भारतीय संदर्भ में देखेंगे तो भारतीय संदर्भ से पहले इसको देखा जाए, इनके विषय में आपको जो अवधारणा है वो चीजें भी जाननी होंगी, जैसे संविधान क्या होता है, संविधान की परिभाषा, आपको संविधान कितने प्रकार के होते हैं, उनका वर्गीकरण, ठीक है, वो जानना होगा। सरकार के प्रकारों के विषय में जानना होगा। सरकार के प्रकारों में सरकारें संसदात्मक, अध्यक्षात्मक, एकात्मक और संघात्मक, इन चारों प्रकार सरकार के जो हैं इनके विषय में आपको पढ़ना होगा। इसके अलावा देखें तो सरकार के कौन कौन से अंग होते हैं, इनके विषय में जानना होगा। सरकार के अंग होते हैं व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इन तीनों की अवधारणाएं आपको पढ़नी है। पहली बात, यहां पर ये भारतीय की बात नहीं हो रही है, ये अवधारणाओं की बात हो रही है। निर्वाचन प्रणाली के विषय में पढ़ना है कि चुनाव आयोग क्या होता है, चुनाव सुधार, राजनीतिक दल, मतदान व्यवहार क्या होते हैं और भारतीय राजनीतिक प्रणाली क्या होती है। ये सब आपको अवधारणाओं के रूप में और भारत के संदर्भ में, दोनों ही संदर्भों में यहां पर आपको पढ़ना है। याद रखेंगे, दोनों ही संदर्भों में आप पढ़ेंगे, तभी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और सही उत्तर मिल पाएंगे। यहां पर आप एक और महत्वपूर्ण चीज याद रखिएगा, राष्ट्रीय आंदोलन के विषय में भी सवाल किए जाएंगे। आप लोगों ने अगर प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स देखे हो तो उनमें राष्ट्रीय आंदोलन यानी कि फ्रीडम स्ट्रगल से संबंधित सवाल भी रहे हैं। तो यहां सिलेबस में हालांकि उनको साफ तौर पर जिक्र नहीं है, सिर्फ इतना कहा गया है कि राष्ट्रीय आंदोलन में इनका योगदान देखना है, किन किन का योगदान देखना है। तो ये फ्रीडम स्ट्रगल की बात हो रही है तो इनसे संबंधित सवाल तो रहेंगे ही। गोखले यानी कि आपके गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले की बात हो रही है। बाल गंगाधर तिलक के बारे में पढ़ना है, महात्मा गांधी जी के विषय में पढ़ना है, नेहरू के विषय में पढ़ना है, सुभाष चंद्र बोस के विषय में पढ़ना है, मोहम्मद अली जिन्ना और अंबेडकर। यानी कि आपको यहां पर इनके विषय में पढ़ना ही होगा। इन सातों के विषय में भी आपको पढ़ना होगा कि इनका भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में क्या योगदान रहा है। यह बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद देखें तो भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताओं के संबंध में आपको पढ़ना होगा। भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताओं में इनमें आपको मौलिक अधिकार पढ़ने होंगे, राज्य नीति के निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स पढ़ने हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी पढ़ने हैं, यूनियन गवर्नमेंट पढ़नी है, आपको पढ़ना है यहाँ पर प्रेसिडेंट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में पढ़ना है, पार्लियामेंट के विषय में पढ़ना है, यहाँ पर आपको सुप्रीम कोर्ट के विषय में पढ़ना है और आपको जुडिशियल एक्टिविज्म के विषय में भी पढ़ना होगा। ठीक, इसके अलावा अगर देखें तो राज्य सरकारों के संबंध में भी आपको भारतीय संविधान के विषय में पढ़ना है। राज्यपाल यानी आपके गवर्नर के विषय में आपको चीफ मिनिस्टर है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है स्टेट्स की, उसके विषय में पढ़ना है। सेंटर स्टेट रिलेशन के विषय में आपको पढ़ना होगा। जिला प्रशासन यानी कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में आपको जानना होगा और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ आपको जिला अधिकारी यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी कि कलेक्टर के विषय में भी जानना होगा। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण यानी कि डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन के विषय में जानना होगा और इसके संबंध में आपको पंचायती राज को फोकस करना होगा। किसको फोकस करना होगा? भारत की पंचायती राज प्रणाली को फोकस करके चलना होगा। भारतीय राजनीति में जो समस्याएं हैं और जो बातें हैं उनसे संबंधित एक टॉपिक यहां पर है, वो है भारतीय राजनीति में जातिवाद की बातें। जातिवाद को विषय में आपको समझ विकसित करनी होगी, क्षेत्रवाद के विषय में, सांप्रदायिकता के विषय में, राजनीतिक दलों के विषय में, राष्ट्रीय एकीकरण में आने वाली समस्याओं के संबंध में जो अवधारणा है उनको जानना होगा और राजनीतिक दलों के साथ साथ आपको दबाव समूहों के विषय में भी जानना होगा, प्रेशर ग्रुप्स के बारे में भी जानना होगा। यानी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ साथ आपको प्रेशर ग्रुप्स के बारे में जानना होगा। ये बहुत जरूरी है। इनकी जब हम क्लास करेंगे तो एक एक करके सब विषयों पर बात आपसे की जाएगी, बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझाया भी जाएगा। भारतीय प्रशासन की बात करें यानी इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के विषय में आपको समझना होगा। भारतीय प्रशासन के विषय में अगर देखें तो नौकरशाही के विषय में आपको समझना होगा, यानी ब्यूरोक्रेसी क्या है भारत की, उसका सिस्टम क्या है ब्यूरोक्रेसी का। ऑम्बुड्समैन व्यवस्था जो कि लोकपाल एवं लोकायुक्त के नाम से जानी जाती है, एक अवधारणा जो भारतीय संविधान में चल रही है, उसके विषय में भी आपको प्रश्न आएंगे, यहां से ध्यान रखेंगे। भारत एवं संयुक्त राष्ट्र संघ के विषय में भी यानी यूएनओ के विषय में भी आपको यहां पर पढ़ना होगा। भारत यूएनओ के विषय में तो पढ़ना ही है, साथ ही साथ आपको भारत और यूनाइटेड नेशंस के क्या संबंध हैं, क्या रिलेशन है, कब कब क्या क्या हुआ है इन दोनों के बीच में, ये भी आपको जानना ही होगा। तो ये सारी बातें आप लोगों को मैंने सिलेबस के विषय में बता दी हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि यहाँ पर परीक्षा रणनीति, जैसा कि मैंने कहा था कि रणनीति क्या रहनी चाहिए, रणनीति के विषय में यहाँ पर मैं आप लोगों को बताऊं कि क्या रणनीति अपनाएंगे आप जिससे आपको सफलता की प्राप्ति होगी। अगर हम यहाँ रणनीति देखें तो आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए। एक बात जीवन में हमेशा ही आप लोगों को पता होनी चाहिए कि बिना रणनीति के किया गया काम कभी भी सफल
होने की संभावना उसकी क्या होती है, क्या संभावना क्या है उसके सफल होने की, 1 या 2% ही होती है हमेशा। इसीलिए रणनीति बना करके काम करना चाहिए। जो लोग मैनेजमेंट वगैरह के बारे में पढ़ते हैं उनको पता होगा कि कहते हैं कि 50% काम तो व्यक्ति का तभी हो जाता है जब वो अपना क्या करे, सही रणनीति बना ले। तो रणनीति बहुत आवश्यक है, स्ट्रेटजी है ना, स्ट्रेटजी बनाना अत्यंत आवश्यक है। तो सही रणनीति क्या होनी चाहिए, मैं आपको सिंपल सा बताऊं। यहां पर आपको रणनीति के लिए 2 बातें बहुत विशेष तौर पर याद रखनी ही चाहिए। एक बात तो है कि आपको स्टडी करनी है। यहां पर आप क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। एक चीज है स्टडी करना और दूसरी चीज है प्रैक्टिस। अगर आप ये 2 काम करते हैं, जीवन में कोई आपको सफल होने से नहीं रोक सकता। ये बात अच्छे से याद कर लीजिए। प्रैक्टिस करनी है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। यहां पर प्रैक्टिस के विषय में याद रखना है। आपको 2 चीजें रणनीति के लिए अपनानी है, स्टडी और प्रैक्टिस। स्टडी के लिए आपको सही बुक्स का चुनाव होना चाहिए। सही बुक्स का चुनाव आपको करना होगा, बुक्स का चुनाव आपको करना होगा, जो कि सही बुक्स का चुनाव आप लोग करेंगे। सही बुक्स का चुनाव करेंगे और उन बुक्स का क्या करेंगे, उन बुक्स की आपको बेहतरीन तरीके से स्टडी करनी है। ठीक है, यहाँ पर उन बुक्स को मैं पढ़ने के लिए, रीडिंग करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ आपको उनकी स्टडी करनी होगी। अगर आप सही बुक्स पकड़ लेते हैं और उन बुक्स पर चर्चा करते हैं, पढ़ते हैं उनको ढंग से, अच्छे से, और उन बुक से पढ़े गए टॉपिक, इन बुक से जो भी आप टॉपिक पढ़ेंगे उस टॉपिक की आपको क्या करनी होगी, टॉपिक की करनी होगी प्रैक्टिस। प्रैक्टिस से मेरा मतलब है यहाँ पर आपको करना होगा क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्या करनी होगी, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी होगी। और क्वेश्चन प्रैक्टिस में हमेशा याद रखें कि प्रीवियस ईयर्स पेपर्स को आप लोग फॉलो करें। क्या करें, प्रीवियस ईयर्स के पेपर हैं, प्रीवियस ईयर पेपर पे ही आप लोगों को फोकस करना है। प्रीवियस ईयर्स पेपर अब हमेशा देखा गया है कि लगभग मान के चलिए 60% तो आपको प्रीवियस ईयर्स के पेपर से ही कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, समझ में आ जाएगा किस तरीके के पेपर्स होते हैं। क्योंकि अक्सर परीक्षाओं में क्वेश्चन क्या रहते हैं, रिपीट क्वेश्चन रहते हैं। यहाँ पर क्या रहते हैं, यहाँ पर रिपीट रहते हैं क्वेश्चन। तो इनको भी बहुत आवश्यक तरीके से आपको जानना चाहिए। यही है प्रैक्टिस, यही है सही रणनीति। रणनीति के लिए आवश्यक है क्या पढ़ना और क्या नहीं पढ़ना, ये जरूरी है। आपको क्या नहीं पढ़ना है, तो वो सिलेबस से हट करके कोई चीज़ नहीं पढ़नी है। बेकार में कोई आपसे ये कहे कि ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, उससे कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। आप लोग सही बुक्स का चयन करें और उन बुक्स को ही अच्छे से स्टडी करें, और उन बुक्स पर आधारित आप लोग टॉपिक वाइज कोई भी एक प्रैक्टिस बुक ले लीजिए और प्रैक्टिस बुक की आप लोग क्या करें, प्रैक्टिस करें, खूब प्रैक्टिस करें। टॉपिक पढ़ें, पढ़ने का तरीका समझें, पहले पढ़ें और उसके बाद अच्छे से उस पर चिंतन और मनन करें। चिंतन और मनन करने के बाद आप लोग उस पर क्या करें, उनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, जिससे आपको कोई डाउट नहीं रहेगा, डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे। और इसका लाभ आपको यह भी मिलेगा कि परीक्षा में अक्सर प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को ही एज इट इज पूछ लिया जाता है, या फिर उनमें थोड़ा बहुत परिवर्तन करके पूछ लिया जाता है। तो ये होनी चाहिए आपकी रणनीति। रणनीति में कोई बहुत बड़ी लंबी चौड़ी बातें नहीं है, बातें सिर्फ इतनी हैं। इसमें दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, जो तीसरी चीज है, वो तीसरी चीज यहां पर मैं आपको बता दूं रणनीति के साथ में। रणनीति में तीसरी जो पॉइंट है, वो हमारा तीसरा पॉइंट है आपका टाइम मैनेजमेंट। आपको टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए, इसको लेकर के याद रखेंगे। टाइम मैनेजमेंट, आप लोग टाइम को कैसे मैनेज करें। टाइम को मैनेज करने वाले यहां पर आप लोगों को परीक्षा देने वाले 2 तरीके के लोग मिलेंगे। एक तो जो जॉब कर रहे हैं, ठीक है ना, और एक वो हैं जो सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, जो सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं। तो आप समझिए, जो व्यक्ति पूरे दिन पढ़ाई कर रहा है वो जॉब करने वाले से कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो आगे निकल जाएगा। इसलिए दोनों को ही मिलकर के एक बात हमेशा याद रखनी है कि अपनी पढ़ाई के घंटे निश्चित करने हैं, घंटे निश्चित कर लेने हैं। क्या करने लेना है, पढ़ाई के घंटे निश्चित कर लेने हैं। इसका मतलब ये नहीं कहना चाहता हूं आपसे कि आप कोई 10 घंटे पढ़िए, 15 घंटे पढ़िए, नहीं जी, ये सिस्टम नहीं है। आप लोग जिस समय पर कंफर्टेबल फील करते हैं उस समय पर पढ़िए। कोई व्यक्ति सुबह पढ़ने में कंफर्टेबल फील करता है तो वो सुबह पढ़े, कोई व्यक्ति रात में पढ़ने में कंफर्टेबल फील करता है तो रात में पढ़े। लेकिन पढ़ाई सतत कंटिन्यूअस होनी चाहिए। आपकी जो पढ़ाई है वो कैसी होनी चाहिए, कंटिन्यूअस होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज आप 10 घंटे पढ़ लिए, कल 1 घंटे 2 घंटे पढ़ के बाद बराबर हो गई। जी नहीं, आपको सिंपल सा चीज है, आप 4 घंटे पढ़िए, 2 घंटे पढ़िए, लेकिन रेगुलर पढ़िए। 3-4 महीने अगर आप ये पद्धति अपना लेते हैं, आपने स्टडी करी, स्टडी के बाद क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी, तो ये समझिए आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, आपकी सफलता की शुभकामनाओं के साथ मैं अपने वीडियो को विराम देता हूं और आपसे अन्य वीडियोस और परीक्षा चर्चा के अलावा अब बात करेंगे हम लोग एक एक करके टॉपिक्स के विषय में भी बात करेंगे अपने अगले वीडियोस में, और आपको पढ़ाएंगे, समझेंगे, बातें करेंगे और प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। ये हमारी क्लास का टॉपिक रहेंगे। उस तरीके से हम लोग इस स्ट्रेटजी पर काम करेंगे। हमारी खुद की एक स्ट्रेटजी है कि हम आपको पढ़ाएंगे और उनकी प्रैक्टिस करवाएंगे। आप लोगों की जो भी क्वेरीज हुआ करेंगी उनको भी सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद आप सभी का।